हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आप सभी का एग्जाम झारखंड पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम 12 जुलाई संडे को आप लोग का पेपर था और आज आप लोग का एग्जाम लिया गया। लगभग 42,000 कैंडिडेट ने इसका फॉर्म भरा था। सभी ने लगभग एग्जाम दिया है और लगभग मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो हर एक क्वेश्चन को हम देखेंगे। ओरिजिनल बुकलेट पेपर है और आप लोग का आज आप लोग का एग्जाम हुआ है। 150 क्वेश्चन थे। ये आप लोग का जनरल रजिस्ट्रेशन जो पहले पेज पर दिया जाता है। पहला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर आप लोग का पहला क्वेश्चन था 5 मीटर। ये क्वेश्चन है पहला क्वेश्चन, ठीक है। एक मिनट, ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है। 5 मीटर लंबे चालक की प्रतिरोधकता दी गई थी और यहाँ पर उसी व्यास वाले 10 मीटर चालक की क्या होगी, प्रतिरोधकता यानी कि रेजिस्टिविटी के बारे में आप लोग को पहले बताए थे। बताया जा रहा है कि सभी भौतिक राशि समान रहे तो क्या होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। जितना दिया रहेगा प्रतिरोधकता उतना ही इसका होगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4 ऑप्शन, ठीक है। 1.84 गुना 10⁻⁻6 यही है, तो 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। किसी चालक का प्रतिरोध किस कारक पर निर्भर नहीं करता? किस पर निर्भर नहीं करता बताए थे। अच्छा, इसकी लंबाई पर निर्भर करता है। आप लोग को फॉर्मूला ही बताए थे। रो एल अपॉन ए होता है। एल लेंथ होता है, ए एरिया होता है और इसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, लंबाई पर भी निर्भर करता है, इसकी प्रकृति जिस चीज़ से बना है उस पर भी निर्भर करता है। तो किस पर निर्भर नहीं करता पूछा है, तो इसकी सतह की फिनिश पर निर्भर नहीं करती। 4 ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ठीक है। ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड। जब प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इनमें से कौन सा कथन सही है? अच्छा, जब श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो आप जानते ही हैं आर टी इक्वल टू क्या होता है, R1 प्लस R2 प्लस R3 इस प्रकार से होता है, ठीक है। मतलब कि कुल प्रतिरोध कुल प्रतिरोध जो होगा अलग अलग प्रतिरोधकों के योग के बराबर होगा। ये कौन से ऑप्शन में है? और टोटल रेजिस्टेंस इज द सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है। ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। जब किसी परिपथ में कई प्रतिरोधकों को समानांतर क्रम में पैरेलल में जोड़ा जाता है तो धारा और तुल्य प्रतिरोध का क्या प्रभाव पड़ता है? अभी ऊपर दिया था, जस्ट इसके ऊपर सेम टू सेम वही क्वेश्चन आ गया श्रेणी क्रम में, और यहाँ पर आपको है पार्श्व क्रम यानी कि पैरेलल में। तो पैरेलल में क्या होता है? 1/RP इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 इस प्रकार से। मतलब कि धारा प्रतिरोधों के बीच बढ़ जाएगी और तुल्य प्रतिरोध कम हो जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों में दिया ही है फर्स्ट ऑप्शन, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। ये है क्वेश्चन 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? यहाँ पर दिया है नीचे दिए कथनों में सही कथन चुनना है। श्रेणी क्रम में जुड़े कई प्रतिरोधों या तुल्य प्रतिरोध उनके अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो यही इसका राइट आंसर है, बाकी और ऑप्शंस पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। अन्य अलग अलग प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है, बिल्कुल राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6। जूल के उष्मन नियम में जब धारा स्थिर रहती है तो उत्पन्न ऊष्मा किस कारक के सीधे समानुपाती होता है? समय के वर्ग के? नहीं होगा। प्रतिरोध के? तो बिल्कुल जूल के उष्मन नियम जो होता है, जूल लॉ, उसमें क्या है कि जब धारा स्थिर रहती है तो उस उत्पन्न ऊष्मा जो होता है ये सीधे प्रतिरोध के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। बिल्कुल सेकेंड ऑप्शन से राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये हीटर की एक कोयल में करंट गुजारने पर पी पावर खर्च होती है। अगर इसके काटकर आधा कर दिया जाए तो समानांतर मतलब पैरेलल में जोड़ा जाए तो यह कितनी पावर खर्च करेगी? पावर का फॉर्मूला आप जानते ही हैं, P=V² होता है। यहाँ पर 1/R/2 प्लस 1/R/2 करेंगे, इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 4/R यानी कि 4P, थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। टोस्टर और इलेक्ट्रिक आयरन जैसे विद्युत तापन उपकरणों में आमतौर पर मिश्र धातु अलॉय का इस्तेमाल किया जाता है, क्यों? क्या कारण है? वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत हो जाते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल गलत ऑप्शन है। वे उच्च तापमान पर आसानी से ऑक्सीकृत नहीं होते, तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन बनाए ना, घरेलू बिजली आपूर्ति से 1500 वाट 200 वोल्ट पर कूलर और 500 वाट 200 वोल्ट पर पंखा चला जाना है। इस्तेमाल किए जाने वाले फ्यूज की रेटिंग बतानी है। मतलब कि यहाँ से आई निकालेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे? P इक्वल टू दिया हुआ है 1500
और 500, तो दोनों को जोड़ लेंगे। P इक्वल टू 1500 प्लस 500 तो आ जाएगा, एक मिनट, P इक्वल टू 1500 प्लस 500 क्या आएगा, 2000 वाट। ठीक है, 2000 वाट। उसके बाद क्या करेंगे, I इक्वल टू निकालेंगे P बाई V। ठीक है, 2000 बटा में 200, हाँ 200, 0 से 0, 2 से 10। 4 ऑप्शन में 10 एम्पीयर दिया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, सीधे धारावाही चालक तार से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का पैटर्न कैसा होता है। धारा की विपरीत दिशा में नहीं होता है, तार के समानांतर दिशा में नहीं होता है, तो तार के चारों ओर वृत्ताकार होता है। थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, 100 वाट 220 वोल्ट का एक लैंप कितनी धारा लेता है। बिल्कुल आसान न्यूमेरिकल है, और I इक्वल टू होता है यहाँ पर P बटा में भी 100 बटा में 220, 0 से 0 काटिए, 10 से 2, 2 पचे 10 और 2 से 11, 5 बटा में 11, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर होगा। चुंबक के आसपास का क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का पता लगाया जा सकता है उसे क्या कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। ये तो क्वेश्चन गलत होगा नहीं, ओ सॉरी, इस पर टिक लगा दिए, चुंबकीय क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र थोड़ी ना होगा, चुंबक की बात कर रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र होगा। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, इनमें से किस उपकरण में विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, पूछे चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं होता है, तो यहाँ पर विद्युत हीटर में नहीं होता है। इसमें तो ऊष्मीय प्रभाव का यूज किया जाता है, हीटिंग इफेक्ट का यूज किया जाता है, आपको कई बार बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि जब कंपास की सुई को स्थिर धारा वाले तार से तांबे की तार से दूर ले जाया जाता है तो उसके विक्षेपण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो विक्षेपण कम हो जाता है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि धारावाही लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र कैसा होता है। कई बार करा चुके हैं कि सभी बिंदु पर समान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, इनमें से किसका उपयोग आमतौर पर इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन विद्युत संचरण लाइनों के लिए नहीं किया जाता है। नहीं किया जाता है, बताइए कौन सा है। और इसमें टंगस्टन का यूज नहीं किया जाता, तांबा और एल्यूमिनियम दोनों का यूज किया जाता है। भारतीय घरेलू घरों में हमें मिलने वाली ऐसी विद्युत शक्ति और आवृत्ति का मान आपको कई बार बता चुके हैं, 220 वोल्ट एक सेकंड 50 हर्ट्ज होता है, और फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। ठीक है, ये सब क्वेश्चन गलत नहीं हुआ होगा, उम्मीद करेंगे। अब यहाँ पर देखिए, आपको बताया था कि अब थोड़े से पैटर्न चेंजिंग आ चुके हैं एग्जाम में, कि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन इस प्रकार से आते हैं। अब एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से आपके दिए जाते हैं। यहाँ पर स्टेटमेंट है, और पहला और दूसरा दो स्टेटमेंट दिया गया था, और थोड़े से लैंग्वेज को बड़ा किया गया था। प्रिज्म द्वारा उत्पन्न विचलन कोण प्रिज्म के कोण पर निर्भर करता है, पूछा गया है। कौन सा राइट आंसर होगा। अब ये भी सही है, तो कथन फर्स्ट सही है। प्रिज्म में विक्षेपण इसलिए होता है क्योंकि अपवर्तन माध्यम का अपवर्तनांक अलग अलग तरंगदैर्घ्य के लिए अलग अलग होता है, बिल्कुल ये भी सही है। तो कथन फर्स्ट और सेकंड कौन से ऑप्शन में, फर्स्ट ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में तिरछी गति करती है, वह मुड़ेगी। और ये पिछले प्रैक्टिस सेट में, मतलब कल ही प्रैक्टिस सेट में कराया था, अभिलंब की ओर या फिर अभिलंब से दूर, तो अभिलंब से दूर, और सेकंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। लगभग क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, अवतल दर्पण के मामले में मुख्य अक्ष के समानांतर एक किरण परावर्तन के बाद कहां से होकर गुजरेगी।
बताए थे कौन कहाँ से गुजरेगी, ये सारा चीज आपको देख लेना है। मुख्य फोकस एफ से गुजरेगी। क्वेश्चन नंबर 21, एक छोटी गुहिका कैविटी की जांच के लिए दंत चिकित्सक द्वारा किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? इससे पहले के तुरंत से प्रैक्टिस सेट में कराया था कि दंत चिकित्सक द्वारा औसत दर्पण का यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 22, गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष पर वह बिंदु जहां मुख्य अक्ष के समानांतर किरणें परावर्तन के बाद मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, गोलीय दर्पण के द्वारक का अर्थ क्या है? द्वारक का अर्थ होता है परावर्तक सतह का व्यास, डायमीटर। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। वाहनों में लगे रियर व्यू मिरर कई बार करा चुके हैं, उसका आवर्धन कितना होता है? इससे कम होता है। कौन से दर्पण का यूज किया जाता है, सारा चीज बता चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 25, छोटे द्वारक वाले गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या आर और फोकस दूरी एफ के बीच संबंध को इस प्रकार से दर्शाया जाता है। किस प्रकार से? एफ इक्वल टू होता है आर बाई 2, आर इक्वल टू हो जाएगा 2f और सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ है, राइट आंसर होगा। समझ गए? क्वेश्चन बस ये है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, एक बच्ची जादुई दर्पण के सामने खड़ी है। वह पाती है कि उसके सिर का प्रतिबिंब बड़ा है, शरीर का मध्य भाग उसी के आकार का है और पैरों का प्रतिबिंब छोटा है। ऊपर से नीचे की ओर जादुई दर्पण में संयोजक का क्रम बताना। किस प्रकार से? क्वेश्चन को थोड़े से लेंदी किया गया है और बाकी क्वेश्चंस ज़्यादा हार्ड नहीं है। ये क्वेश्चन देखा जाए तो अवतल दर्पण होगा समतल और उत्तल। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 27, प्लस 15 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी एक वस्तु को धीरे धीरे उत्तल दर्पण के ध्रुव की ओर ले जाया जाता है, प्रतिबिंब कैसा होगा? तो ध्रुव की ओर ले जाते हैं तो छोटा और आभासी प्रतिबिंब बनता है। फोर ऑप्शन राइट आंसर। सबसे ज्यादा क्वेश्चन ऑप्टिक्स से ही पूछे गए, हर बार पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, अगर किसी आदमी का चेहरा शेविंग करने वाले अवतल दर्पण के सामने 25 सेंटीमीटर की दूरी पर है और दर्पण चेहरे के आकार से 1.5 गुना बड़ा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी? 1/f इक्वल टू, ये क्या कर रहा हूँ, 1.5 इक्वल टू एफ बटा में एफ माइनस माइनस का 25 हो जाएगा। ठीक है, 1.5 प्लस 37.5 इक्वल टू एफ और एफ इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 37.5 बटा में 0.5, मतलब कि -75 सेंटीमीटर आ रहा है और ऑप्शन में +75 है, तो यही इसका राइट आंसर होगा। वैसे -75 आ रहा है, प्लस में दिया है तो यही इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 29, जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के सामने अनंत पर होती है तो बनने वाले प्रतिबिंब का आकार कैसा होता है? बहुत छोटा बनेगा, बिंदु के आकार का। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 30, 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी गई है। सुस्पष्ट प्रतिबिंब पाने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर एक पर्दा रखा जाना चाहिए? दर्पण के सामने 60 सेंटीमीटर पर रखा जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विद्युत कण इलेक्ट्रॉन किस ओर गति करते हैं? बताइए, किस ओर गति करते हैं? कहाँ कितना सही किए हैं बताइएगा कमेंट में। तो देखिए, वैसे तो दोनों ऑप्शन राइट होंगे, बी और डी। निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होते हैं, धारा की दिशा के विपरीत होते हैं। लेकिन देखा जाए तो इसका 4 ऑप्शन ही राइट आंसर होगा। वैसे बी ऑप्शन भी सही है। अब देखते हैं दोनों में से कौन सा आंसर के आने के बाद कौन सा सही होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, कौन सा क्वेश्चन से? गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन क्या दर्शाता है? तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई, फॉर्मूला जानते ही हैं मैग्निफिकेशन का, आवर्धन का। क्वेश्चन नंबर 33, हमें सूर्य वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले और वास्तविक सूर्यास्त के 2 मिनट बाद तक दिखाई देता है, इसका क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन,
एटमोस्फेरिक रिफ्लेक्शन। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की सतह पर सफेद घोड़े की छवि बनाने के लिए काले रंग की कई पतली पट्टियां बनाई जाती है। छवि कैसी होगी? थोड़े से एक दो क्वेश्चंस लेंथी बनाए गए हैं और हार्ड लेवल के भी क्वेश्चंस कुछ हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन वैसे देखो, देखा जाए तो मॉडरेट लेवल के ही क्वेश्चंस हैं जो कि हमने आपको प्रैक्टिस सेट में कराया था। हालांकि देखा जाए तो अभी जो आप लोग का लेटर एंट्री का पेपर हुआ 28 जून को, उससे मतलब लेवल कम होना चाहिए था, हालांकि लेवल को और ज़्यादा बढ़ाया गया है। कोई बात नहीं, कट ऑफ कम जाएगा, कम पर ही सिलेक्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। सेफ स्कोर बताएंगे लास्ट में कितना सेफ स्कोर आएगा तो बिल्कुल कॉलेज मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 35 क्या है? यहाँ पर आपको कॉलम ए और कॉलम बी दिया है और यहाँ से आपको मिलान करना है। तो ये आप लोग को ऑप्टिक्स में बताया है कौन सा प्रतिबिंब कहाँ बनता है। अनंत पर कब बनता है? फोकस दूरी F2 पर, ठीक है, और 2F1 के पर है तो F2 और 2F2 के बीच। कौन सा ऑप्शन में है? पहला का डी, पहला का डी को यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन में देखिए, पहला का डी, दूसरा का ए, ठीक है, और तीसरा का हो जाएगा बी, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, एक वस्तु उत्तल लेंस के करीब आती है, उससे बनने वाली छवि खिसकती है। उत्तल लेंस के करीब आती है तो उससे बनने वाली छवि लेंस से दूर खिसकेगी। लेंस का सूत्र दिया है, एफ होता है फोकस दूरी, ठीक है, बी होता है छवि की दूरी और यू होता है वस्तु की दूरी। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। मानव आंख के निम्नलिखित भागों को उस क्रम में व्यवस्थित करें जिसमें प्रकाश उनसे होकर गुजरता है। तो पहले के कौन सा आता है? कॉर्निया। अब यहाँ ऑप्शन देखिए, कॉर्निया पहले आएगा, फिर उसके बाद आएगा प्यूपिल, फिर उसके बाद आएगा सिलियर मसल्स और सिलियरी, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, जो लेंस होता है क्रिस्टलाइन लेंस या फिर जो भी है, उसके बाद रेटिना पर, तो लास्ट में आएगा रेटिना। और यहाँ पर देखिए, पहला, उसके बाद तीसरा, फिर उसके बाद फोर, उसके बाद फर्स्ट। फर्स्ट ही ऑप्शन में होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या है कि जब वस्तु को लेंस के बहुत पास रखा जाता है तो बनने वाला प्रतिबिंब आभासी, सीधा और कैसा बनता है? तो फिर से एक देखो क्वेश्चंस, आवर्धित भी होता है और आकार में बड़ा भी होता है। वैसे आपको लगाना है थर्ड ही ऑप्शन, आवर्धित मतलब बड़ा प्रतिबिंब। आवर्धित होता है दिया है तो यही शायद राइट आंसर, इसका ज़्यादा चांस है होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, एक व्यक्ति चश्मे में 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग करता है तो लेंस की क्षमता बतानी है। और 100/20 कर देंगे, कई बार बता चुके हैं, 20 25 100, तो इसका 5 डायोप्टर होगा उत्तल लेंस से। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, प्रकाश की कुछ घटनाएं दी हुई है, ऑप्शंस भी दिया हुआ है यहाँ पर, और बताना है इसमें से कि ऊपर दी गई घटनाओं में से कौन सी घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होती हैं। तो सूर्योदय का जल्दी होना और सूर्यास्त का देर से होना, ये तो अपवर्तन के कारण होता है, तो राइट आंसर होगा। तारों का टिमटिमाना भी अपवर्तन के कारण होता है, कई बार बताए हैं। गर्म हवा की विद्युत लहर के कारण वस्तुओं का हिलता डुलता दिखाई देना, तीनों राइट आंसर हो जाएगा। आकाश का नीला रंग प्रकीर्णन के चलते होता है, तो फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, और ये दिया है थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी व्यक्ति की खराब आंख का निकट बिंदु 0.5 मीटर और दूर बिंदु 3 मीटर है। दूर की वस्तुओं को देखने के लिए आवश्यक लेंस की शक्ति बतानी है। लेंस की शक्ति कैसे निकालते हैं? 1/f इक्वल टू -1/3 प्लस का 0, ठीक है, इक्वल टू आ जाएगा -3, और 1/f इक्वल टू -1/3, -1/3 थर्ड ऑप्शन में दिया, राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर
43 देखिए। ठीक करने के लिए द्विफोक्सीय बाइफोकल लेंस की आवश्यकता। तो बताएं आपको बाइफोकल लेंस की यूज जरा दूरदृष्टि में किया जाता है, प्रेस बायोपिया में किया जाता है। 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। ऊंची इमारतों के शीर्ष पर लगे खतरे के संकेत लाल रंग के होते हैं। इन्हें दूर से आसानी से देखा जा सकता है क्योंकि अन्य सभी रंगों की तुलना में लाल प्रकाश क्या होते हैं? तो धुएं या कोहरे द्वारा सबसे अधिक प्रकीर्णन होता है? नहीं, सबसे कम होता है। तो सबसे कम वाला किसमें है? सबसे कम प्रकीर्णन सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक आदर्श एमिटर क्या होता है? एक आदर्श एमिटर को हमेशा श्रेणी क्रम में जोड़ा जाना चाहिए और उसका प्रतिरोध शून्य होता है। तो बिल्कुल यही इसका राइट आंसर होगा। ओम का नियम बताना है और ओम का नियम आप जानते हैं, V=IR होता है। V=IR किसी ऑप्शन में नहीं है तो भी आई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यही इसका राइट आंसर होगा थर्ड ऑप्शन में। 10 वोल्ट की बैटरी 20 ओम के प्रतिरोध से 20,000 कूलोम का आवेश प्रवाहित करती है। 10 सेकेंड में किया गया कार्य कैसे निकालते हैं? W=V×Q। ठीक है, अब यहां पर देखिए 10 × 20,000 और W आ जाएगा 20 के 3 जीरो पहले है, एक और जीरो आ जाएगा, यानी 20 × 10⁵ कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? 20 × 10⁵ 4 ऑप्शन राइट आंसर होगा। किसी प्रतिरोधक के बीच विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग करते हैं? वोल्ट मीटर का यूज करते हैं। प्रतिरोध के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? प्रतिरोध के बारे में बताना कि किसी तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई पर निर्भर नहीं करता, तो गलत बात है, निर्भर करता है। मोटे तार पतले तारों की तुलना में अधिक प्रतिरोध प्रदान करते हैं, बिल्कुल गलत बात। प्रतिरोध सामग्री की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो हाँ निर्भर करता है। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन विद्युत के सुचालक का सही क्रम में सूचीबद्ध करता है? सबसे ज्यादा चालक चांदी होता है, चांदी। ठीक है, उसके बाद तांबा, उसके बाद लोहा और सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 51। इनमें से कौन सी कार्बन की सबसे अधिक स्थिर अवस्था है? स्थिर अवस्था पूछा था और ग्रेफाइट इसका राइट आंसर होगा। सहसंयोजक बंध वाले यौगिकों का गलनांक और क्वथनांक कम होता है, इसका कारण क्या है? तो अंतर आणविक बल कमजोर होने के कारण, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। पानी H2 की अणु की संरचना किसके समान होती है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड के समान होती है। बारिश को एसिड रेन, अम्लीय वर्षा तब कहा जाता है, और एसिड रेन के बताए ही हैं, जब 5.6 से कम हो जाता है। एथेन और एथीन में अंतर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ब्रोमीन जल, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। इनमें से कौन सा विकल्प हाइड्रोकार्बन के प्रकार और उसकी बंध संरचना का सही मिलान है? एल्कीन एकल बंध, एल्काइन द्विबंध, एल्केन त्रिबंध और एल्काइन त्रिबंध। फोर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा एक ही समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है? समजातीय श्रेणी से संबंधित नहीं है, और ये सारे मीथेन, ये भी एल्केन, ये भी एल्केन, ये है ब्यूटीन, एल्किन समूह का। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ब्यूटीन है, तो ये फोर ऑप्शन। इनमें से कौन सा एक दूसरे का क्रियात्मक समावयवी युग्म नहीं है? एल्कोहल और एस्टर नहीं है, फोर ऑप्शन राइट आंसर। नीचे दिए कथनों में गलत कथन चुनना है और
जानवरों की वसा में आमतौर पर असंतृप्त वसायुक्त अम्ल होते हैं। बिल्कुल गलत बात, और यही इसका राइट आंसर होगा। 100% शुद्ध इथेनॉल को क्या कहा जाता है? एब्सोल्यूट एल्कोहल कहा जाता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। योग अभिक्रिया एडिशनल रिएक्शन किसके द्वारा की जाती है? एल्किन और एल्काइन के द्वारा। सूरज की रोशनी की मौजूदगी में मीथेन के क्लोरीनीकरण से बनने वाले उत्पादों में से कौन एक सा है? क्लोरोफॉर्म है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फिर से, यहाँ पर आप लोगों का कथन निष्कर्ष है। क्वेश्चन स्टेटमेंट दिया है, साबुन कठोर पानी के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता। साबुन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। ड्यूटेरियम D2O को कठोर पानी कहा जाता है। कौन सा कथन सही है? पता होना चाहिए। और ये देखिए, साबुन कठोर पानी के साथ आसानी से झाग नहीं बनाता, तो बिल्कुल सही बात है। साबुन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं। अच्छा, साबुन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण होते हैं, तो गलत बात है। ये तो डिटर्जेंट के होते हैं, अपमार्जक के होते हैं। अगला कथन क्या है कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O को कठोर पानी कहा जाता है, तो नहीं, भारी जल कहा जाता है। ये भी गलत है। राइट आंसर फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, केवल कथन पहला। इथेनॉल और थोड़ी मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के साथ गर्म करने पर इनमें से कौन एस्टर जैसी सुखद गंध खुशबू देगा? एसिटिक एसिड देगा। कहाँ पर? फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। एसिटिक एसिड की गंध किसके जैसी होती है? सिरके की जैसी, विनेगर की जैसी होती है। इसका राइट आंसर होगा। भारी पानी D2O, कठोर पानी मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण, साबुन सल्फोनिक एसिड के सोडियम या पोटेशियम लवण, झाग अघुलनशील अवक्षेप। गलत बात है। साबुन के बारे में यहाँ पर उच्च वसा अम्लों के सोडियम और पोटेशियम लवण होते हैं। जब तांबे के बर्तन को लंबे समय तक नमी वाली हवा में रखा जाता है तो उस पर हल्के रंग की परत जम जाती है। यह हरा पदार्थ किसका मिश्रण होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिश्रण होता है। सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक सफेद रंग के यौगिक एक्स को तेजी से गर्म करने पर PbO और सफेद पाउडर बनता है, और साथ ही दो गैस निकलती है, भूरे रंग की और जेड रंगहीन। कौन सा होता है? तो पहले आपको लेड नाइट्रेट के बारे में बताएं हैं, PbNO3, और गैस निकलेगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। भूरे रंग की गैस होती है। रासायनिक समीकरण का संतुलन किसके अनुसार होता है? द्रव्यमान संरक्षण आप 10th में पढ़े ही हैं। क्वेश्चन नंबर 70, सफेदी करने के लिए कुछ दिनों के बाद इसमें से क्या बनता है जो दीवारों को चमकदार फिनिश देता है? कैल्शियम कार्बोनेट, और सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। कई बार कराए हैं। पानी के विद्युत अपघटन के दौरान सही संयोजन पहचानें। 2H2O, 2H2 प्लस O2। मतलब दो भाग होगा हाइड्रोजन का और एक भाग ऑक्सीजन का। दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन, दो भाग हाइड्रोजन और एक भाग ऑक्सीजन। ऊष्मा शोषी अभिक्रिया वे होती है जिसमें ऊष्मा क्या होती है? अवशोषित होती है। उत्सर्जित तो ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया में होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। आपको 3 टेस्ट ट्यूब परखनैली दी गई है, उनमें से एक आसुत जल है और बाकी दो में क्रमशः अम्लीय घोल और क्षारीय घोल है। इनमें से कौन सा लाल लिटमस को नीला कर देगा? और क्वेश्चन केवल ये पूछना चाह रहा है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कौन करता है, अम्ल या फिर क्षार? तो क्षार करता है, तो सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर लगाइए और आगे बढ़िए। कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। बुझा हुआ चूना सिलेक्ट लाइम बनाता है। ठीक है। इनमें से कौन सा अम्ल पानी में पूरी तरह से अलग नहीं होता है? ये है प्रबल, ये है प्रबल, ये है प्रबल, स्ट्रॉन्ग एसिड। थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा।
एक टेस्ट ट्यूब में रखे ठोस एक से में एसिटिक अम्ल मिलाया जाता है, एक रंगीन गंधहीन गैस निकलती है। गैस को चूने के पानी से गुजारा गया जो दूधिया हो गया, और दूधिया हो गया मतलब ये सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। कहाँ पर ऑप्शन है? हाँ, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर होगा। सिरके में मौजूद अम्ल का सोडियम लवण किसका उदाहरण है? प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार का लवण, दुर्बल अम्ल या फिर प्रबल क्षार का लवण। तो देखिए एसिटिक अम्ल क्या होता है? तो दुर्बल अम्ल होता है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? तो प्रबल क्षार होता है। दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार, दुर्बल अम्ल प्रबल क्षार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक टेस्ट ट्यूब में अम्ल के घोल को क्षार के साथ घोल में मिलाया जाता है तो क्या होता है? अम्ल के घोल को जब क्षार में मिलाते हैं तो लवण प्लस जल बनता है और साथ में साथ ऊष्मा बाहर निकलती है। कौन से ऑप्शन राइट आंसर होगा? घोल का तापमान बढ़ता है, जी बिल्कुल बढ़ता है। घोल का तापमान घटता है, नहीं। घोल का तापमान वही रहता है, नहीं। लवण का निर्माण होता है, तो ये फर्स्ट और फोर, फोर ऑप्शन में दिया हुआ है। अपच के दौरान मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जैसे हल्के क्षार का उपयोग क्यों किया जाता है? यह पेट में अतिरिक्त एसिड को बेअसर करता है जिससे दर्द और जलन में राहत मिलती है। यहाँ पर ब्राइन जल के बारे में लवण जल के बारे में क्या पूछा है क्वेश्चन कि सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय घोल, सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल या फिर सोडियम क्लोराइड का जलीय। तो सोडियम NaCl का जो जलीय घोल होता है उसे ब्राइन कहा जाता है। यहाँ पर देखिए मैंने आपको लास्ट टाइम में बताया था एसिड बेस सॉल्ट से क्वेश्चंस आते ही आते हैं और पीएच मान से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब पूरा ही पूरा एक टेबल क्वेश्चन में बना कर पूछ दिया आपको। एक दो भी ऑप्शन याद होगा तो ठीक है। ब्लड का पीएच मान जैसे कि कई बार कराए थे 7.3 से 7.5 के बीच होता है और इसका हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? टमाटर के रस का पीएच मान तो 4 से 4.4 होता है। कौन से ऑप्शन में है? तो यहाँ पर देख लीजिए आर का फर्स्ट है। आर का फर्स्ट कौन से ऑप्शन में? सी और डी दोनों में है। उसके बाद यहाँ पर टमाटर के रस पी का हो जाएगा 5, सॉरी पी का 4। तो पी का 4 यहाँ पर दिया हुआ है, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। बाकी और भी देख लीजिए जैसे कि यहाँ पर जठर रस का होता है 1 से लेकर 3। दंत वल्क जो होता है ये किससे बना होता है? टूथ एनिमल। टूथ एनिमल किससे बना होता है? तो कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे सिलेक्ट लाइम के नाम से जाना जाता है? अभी जस्ट क्वेश्चन आपको बताया और सिलेक्ट लाइम पूछा हुआ चुना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से किसमें क्रिस्टलीकरण का जल नहीं होता? किसमें नहीं होता? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड या कास्टेड सोडा जो भी कहिए नहीं होता, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। एक बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर है कि जब गैसों एक्स और वाई को अलग अलग चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो यौगिक एम अंडे के छिलके का मुख्य घटक और एन कपड़ा उद्योग में विरंजक चूने के लिए उपयोग किया जाता है, बनता है क्या? बनता है कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, और क्या होगा? क्लोरीन और विरंजक चूने, ब्लीचिंग पाउडर। कौन से ऑप्शन में है? तो ब्लीचिंग पाउडर, क्लोरीन, कार्बन डाइऑक्साइड और कैल्शियम कार्बोनेट, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। सोने का इस्तेमाल गहने बनाने में किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि चमकदार होता है, बिल्कुल। कम प्रतिक्रियाशील होता है, हाँ। आघातवर्धनीय होता है, तो हाँ, फोर ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक तत्व ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है और एक्स का ऑक्साइड बनाता है जो लाल लिटमस घोल को नीला कर देता है, क्या होगा? धातु होता है। फॉस्फोरस को किस में रखा जाता है? तो फॉस्फोरस को हवा में तो आग लग जाता है, आग पकड़ लेता है, तो पानी में रखा जाता है, फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। धोने का सोडा वॉशिंग सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था और बताया था कि हर एक फॉर्मूला को याद करके जाइएगा, इसको कई बार करा चुके हैं। NS2CO3 इंटू 10H2 होता है। हाइड्रेटेड कैल्शियम सल्फेट में पानी के कितने अणु होते हैं? हाइड्रेटेड कैल्शियम फॉस्फेट को क्या कहा जाता है? जिप्सम कहा जाता है, और यही क्वेश्चन पूछा गया है। और जिप्सम का फॉर्मूला आपको बताए ही थे, CaSO4 इंटू 2H2 होता है। 2H2 होता है मतलब यहाँ पर 2 होगा मोलिकुल अणु, समझ गया? क्वेश्चन नंबर 91 देखिए,
और ये एक इतना बड़ा क्वेश्चन एक ही में है। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अलग अलग घोल में डाला जाता है उसके परिणाम दिए गए हैं यहाँ पर। और धातु ए बी सी डी की अभिक्रियाशीलता का क्रम, अभिक्रियाशीलता का क्रम कौन सा रिएक्टिव ज़्यादा मेटल है, ये सब आपको क्वेश्चन पहले करा चुके हैं, गलती नहीं होगा। और सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखा जाए तो धातु बी होगा, फिर उसके बाद धातु ए होगा, फिर उसके बाद धातु सी होगा, फिर उसके बाद धातु डी होगा। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। यहाँ पर एक क्वेश्चन है, आयनिक यौगिकों का गलनांक अधिक क्यों होता है। आयनिक बंध के बारे में बताए हैं, उसमें मजबूत स्थिर वैद्युत आकर्षण बल होते हैं। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, इनमें से किस अयस्क को फ्रोथ फ्लोटेशन झाग प्लवन प्रक्रिया द्वारा सांद्रित किया जाता है। जिंक सल्फाइड, थर्ड ऑप्शन राइट आंसर। क्या है क्वेश्चन नेक्स्ट, धातु की चीजें कुछ समय तक हवा में खुली रहने पर मलिन हो जाती है, उस पर परत जम जाती है। चांदी के गहने काले पड़ जाते हैं, तांबे के बर्तन जंग लगने के कारण हरे हो जाते हैं। इन प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार गैस कौन सी है, तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2S। फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। एक्वारिजिया का आपका अनुपात पूछा था और मैं आपको पहले बता दिया था कि क्वेश्चन इस प्रकार से रेशियो फॉर्म में भी आएगा, 3:1 होता है। कई बार क्वेश्चन अलग अलग माध्यम से करा चुका हूँ। मिश्र धातु बनाते समय यदि धातुओं में से एक Hg पारा, तो उस मिश्र धातु को क्या कहा जाता है। अब हिंदी थोड़े से क्या क्या लिखा गया है, हमने आपको अमलगम पढ़ाया था, अमलगम कहा जाता है। पारद मिश्रण, सेकेंड ऑप्शन राइट आंसर। बोला था इंग्लिश वाले क्वेश्चन देख लेना। दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से किस प्रकार का बंध बनता है जिससे बाहरी कोष पूरी तरह भर जाता है। सहसंयोजक कोवैलेंट बॉन्ड होता है। बॉन्ड से क्वेश्चन आपको बताया था कि पूछा। प्लास्टर और पेरिस बनाने में जिप्सम को किस तापमान पर गर्म किया जाता है, और 373 केल्विन कई बार हटा चुके हैं। सारे क्वेश्चन ये सब प्रैक्टिस सेट और उसमें भी कराए हैं, मतलब हमारा PDF में भी दिया हुआ है। इस्पात और लोहे को जंग से बचाने के लिए उन पर जस्ता की पतली पर चढ़ाना क्या कहा जाता है, तो जस्तीकरण गैल्वेनाइजेशन कहा जाता है। पूरे ये सब PDF में हमारा दिया हुआ था, अगर आपने पढ़ा होगा ठीक से तो याद होगा। बाकी इस प्रकार से क्वेश्चन आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री में पूछे गए थे। तो ये सारे क्वेश्चन जो कि आप लोग के फिजिक्स केमिस्ट्री में पूछे गए थे, और लगभग क्वेश्चन आप लोग के मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन थे। उम्मीद करूंगा आपने लगभग इसमें 60-70 तो स्कोर किया ही होगा। इतना तो हमने आपको प्रैक्टिस सेट में ही कराया था, बाकी आपने कितना अच्छे से देखा था, कितना आपने तैयारी किया है, अब आपको पता होगा। बाकी इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ये आप लोग का सेट C है, अलग अलग सेट का अलग अलग होगा। यहाँ पर 150 मिनट का समय दिया गया था। बाकी आप कमेंट में बताइएगा कितने क्वेश्चन सही किए होंगे। अगर आप लोग के 75 प्लस आ रहे हैं तो बिल्कुल ही अच्छा नंबर है, इतना में आपको कहीं भी कॉलेज मिल जाएगा। बाकी अगर आपके 50 प्लस आ रहे हैं फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इससे कम होगा तो आपके बाकी लोकल कॉलेज होंगे, वहाँ पर भी आपको मिल सकता है। बाकी आपको जहाँ पे अपना पसंद का ब्रांच चाहिए बताइएगा कमेंट में। इसके लिए एक अलग से वीडियो आपको बताएंगे कट ऑफ के रिलेटेड, कितना आपका सेफ स्कोर रहेगा, क्या क्या आगे के प्रोसेस रहेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में इसका चर्चा करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चैनल से जुड़े रहेगा। धन्यवाद।